भारत के मैप में ये वाला जो राज्य है वो है बंगाल, जो आज भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। लेकिन साल 1900 में बंगाल को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था, क्योंकि औपनिवेशिक काल में पश्चिम बंगाल का एक कोलकाता शहर अंग्रेजों का सबसे मजबूत किला माना जाता था। उस समय भारत के सभी राज्यों से लोग बंगाल में रोजगार के लिए जाते थे, क्योंकि उन दिनों न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया का 50% टेक्सटाइल मात्र बंगाल में बनता था। साथ ही जूट और रेशम के लिए भी बंगाल की कारीगरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। इसी कारण तो अंग्रेजों ने अपना पहला समुद्री पोर्ट साल 1870 में बंगाल में ही बनाया था। यानी एक समय था जब बंगाल भारत के सिर का ताज हुआ करता था और भारत के कई महापुरुष जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्र बैनर्जी, मदर टेरेसा जैसे महान अर्थशास्त्री भी बंगाल में पैदा हुए हैं। और आज से 6 दशक पहले EPW के आंकड़ों के मुताबिक साल 1960 में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बंगाल महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात जैसे कई राज्यों से आगे था। लेकिन आज 2023 के आंकड़ों के अनुसार बंगाल भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल अब छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्यों से भी पीछे आता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि 6 दशक पहले जो बंगाल भारत का सबसे अमीर राज्य हुआ करता था वो आज सबसे गरीब कैसे बन गया। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि भारत के सबसे अमीर राज्यों में माने जाने वाला पश्चिम बंगाल आज भारत के सबसे गरीब राज्यों में कैसे शुमार हो गया, इसके क्या क्या अलग अलग कारण है, आज़ादी के समय बंगाल कैसा था और आज बंगाल की क्या हालत है, और सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसकी आबादी 9 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन भारत के कुल भूमि क्षेत्र का सिर्फ 2.7% हिस्सा ही बंगाल के पास है, यानी जमीन कम और लोग ज्यादा है। इस कारण अक्सर बंगाल में सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता के संदर्भ में कई मुश्किलें आती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में 1.85 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में कुल आबादी के 20% लोग गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं। तो पश्चिम बंगाल में गरीबी इतनी ज्यादा क्यों है? तो पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में गिरावट का सबसे बड़ा कारण आजादी के बाद बांग्लादेश का अलग होकर ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश बनना था, जिसमें यूनाइटेड बंगाल का विभाजन करके ईस्ट पाकिस्तान यानी वर्तमान का बांग्लादेश बनाया गया। यानी बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा रातों रात पाकिस्तान सरकार के नियंत्रण में आ गया और एक छोटा सा हिस्सा मात्र ये पश्चिम बंगाल भारत के पास रह गया। अब आजादी से पहले पश्चिम बंगाल जूट के कारोबार का राजा हुआ करता था, लेकिन विभाजन के बाद जूट की सिर्फ 5 मिलें ही पश्चिम बंगाल के हिस्से में आई थी, जिससे एक बहुत बड़ा जूट का बना बनाया उद्योग पश्चिम बंगाल के हाथों से निकल गया। और इतना ही नहीं, कच्चे माल के लिए अब पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे पश्चिम बंगाल की स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि बांग्लादेश में उस समय हालात स्थिर नहीं थे। साथ ही बांग्लादेश जूट के कच्चे माल के लिए ज्यादा कर वसूल करता था, जिससे पश्चिम बंगाल में पहुंचने वाले जूट से बने सामानों की कीमत अचानक बढ़ने लगी थी और बढ़ती कीमतों के कारण पश्चिम बंगाल में जूट का कारोबार कम होने लगा था। दूसरी ओर नायलॉन जैसे रेशे आने के बाद बंगाल का जूट का कारोबार और भी कम होने लगा और उस समय बंगाल की बहुत बड़ी आबादी मात्र जूट से संबंधित कारखानों पर निर्भर थी। लेकिन जूट के कम होते कारोबार से बंगाल में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर साल 1965 से 1978 तक का समय पश्चिम बंगाल के लिए बहुत बुरा था। इस समय जब पश्चिम बंगाल को विकास की गति पर चढ़ना था, तब पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों के कारण पश्चिम बंगाल के हालात और भी खराब हो चुके थे। साल 1965 से 1978 के दौरान भारत और पाकिस्तान ने 2 युद्ध लड़े थे और युद्ध के कारण पूरे देश समेत बंगाल में भी आर्थिक मंदी आ गई थी। और इतना ही नहीं, रिफ्यूजी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के अनुसार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के बनने के कारण बांग्लादेश के 60 लाख से ज्यादा शरणार्थी लोगों ने पश्चिम बंगाल में आकर शरण ले ली थी और 1980 तक में 80 लाख बांग्लादेशी लोग पश्चिम बंगाल में आ चुके थे।
इस कारण अचानक पश्चिम बंगाल में जनसंख्या वृद्धि देखी गई और ऊपर से इन बांग्लादेशी शरणार्थियों के कारण पश्चिम बंगाल के लोगों को भी रोजगार मिलना बंद हो गया, क्योंकि कोलकाता जैसे बड़े शहरों में हर सड़क और गलियों पर अब बांग्लादेशी लोग ही दिखने लगे थे। और अचानक पश्चिम बंगाल की आबादी बढ़ने से भोजन पर भी प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि जितनी फसल पश्चिम बंगाल में उगती थी वो इन शरणार्थियों की बड़ी संख्या के कारण वो फसल भी अब कम पड़ने लगी थी और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर भुखमरी जैसे हालात बन चुके थे। और आज भी पश्चिम बंगाल के लोग शरणार्थियों की बढ़ती संख्या के कारण रोजगार संबंधी समस्याएं भुगत रहे हैं, क्योंकि आज वर्तमान समय में शरणार्थी बांग्लादेश और म्यांमार से आकर पश्चिम बंगाल में बस जाते हैं। फिर 1960 और 70 के दशक तक भारत सरकार ने रेलवे के विकास के लिए पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा निवेश किया था। तब पश्चिम बंगाल में रेलवे से संबंधित चीजों का निर्माण किया जाता था, जिससे पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग सेक्टर बहुत पनप रहा था। लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध होने के बाद पश्चिम बंगाल में रेलवे में किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम होने लगा, जिससे पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग सेक्टर धीरे धीरे कम होते गया। इस कारण पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती गई। दूसरी ओर उस समय लेफ्ट पार्टियां और माओवादी तेजी से पश्चिम बंगाल में अपने पैर पसार रहे थे और ये लोग अमीर और जमींदारों के खिलाफ उग्र हिंसा कर रहे थे। जैसे चारू मजमूदार के नेतृत्व में CPIM के रूढ़िवादी समूह ने जमींदारों के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी थी और पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में नक्सलवाद की शुरुआत हो चुकी थी। इस कारण अमीर और जमींदार लोग जिनके पास बहुत पैसा था और वहां इन्वेस्टमेंट के जरिए बंगाल की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते थे, वो भी इन माओवादी और CPIM के लोगों से डरने लगे और बंगाल छोड़कर भागने लगे, जिससे बंगाल की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ था। इसके अलावा गरीबी के हक की बात करने वाली लेफ्ट पार्टियां तेजी से पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय हो रही थी। इस कारण 1969 में लोकप्रियता पाने के बाद लाखों लोग CPIM पार्टी का साथ दे रहे थे। इस कारण CPIM ने गरीबों में अपनी जगह बनाए रखने के लिए अपना जमींदारी विरोध रुख अपनाए रखा। इस कारण CPIM के प्रभाव से राज्य की फैक्ट्री और कारखानों में स्ट्राइक और आंदोलन होने शुरू हो गया, जिससे फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कम हो गया, क्योंकि इन आंदोलनों से परेशान होकर बंगाल की सभी कंपनियां महाराष्ट्र और गुजरात की ओर चली गई, जिससे पश्चिम बंगाल में ना के बराबर कंपनियां रहीं और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल खत्म हो गया। यानी उस समय बंगाल की सरकार दिन के उजाले में सो रही थी। इस कारण पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे रोजगार कम होते गए और गरीबी बढ़ती गई। दूसरी ओर साल 1977 में CPIM ने बंगाल में पहली बार सरकार बनाई और ज्योति बसु पहली बार पश्चिम बंगाल के CM बने। अब इनके CM बनने के बाद इन्होंने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू तो की, लेकिन ये पॉलिसी मात्र छोटे उद्योगों, छोटे कारखानों और छोटे स्केल वर्कर्स से ही संबंधित थी और इसने बड़ी इंडस्ट्री के लगने के सभी रास्ते बंद कर दिए। फिर ज्योति बसु के लैंड रिफॉर्म बिल यानी ऑपरेशन बरगा के तहत सभी बड़े जमींदारों की जमीनों को उन किसानों को दे दिया गया जो उन जमीनों पर काम करते थे। तो इस ऑपरेशन बरगा के कारण छोटे छोटे किसानों के समूह बन गए जो बड़े जमींदारों की जमीनों को कब्जा रहे थे और इस ऑपरेशन बरगा के कारण बंगाल में जमीनों को हड़पने के लिए हिंसा शुरू हो गई, जो इन किसानों के समूहों के द्वारा जमींदारों पर की जाती थी। लेकिन आखिर में ऑपरेशन बरगा के कारण 15 लाख मजदूरों को 11 लाख एकड़ जमीन प्राप्त हुई। पर सामने इस बिल के कारण बड़े इंडस्ट्री और बड़े पूंजीपति लोग भी बंगाल छोड़कर चले गए। इस कारण बंगाल का विकास पूरी तरह से रुक गया। अब जो कंपनियां गुजरात और महाराष्ट्र चली गई थी, वो अब अपना कच्चा माल बंगाल की छोटी फैक्ट्री से मंगा लेते थे। यानी गुजरात और महाराष्ट्र की बड़ी कंपनियां आसानी से कम कीमत पर बंगाल की छोटी फैक्ट्री से अपना काम निकाल रही थी और सरकार की जमींदार विरोध नीति के कारण बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अब बंगाल में लगनी बंद हो गई थी। इस कारण तो बंगाल में आज भी बिल्कुल ना के बराबर इंडस्ट्री मौजूद है। फिर पश्चिम बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज के समय से मेल नहीं खाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अंग्रेजों के बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, ब्रिज और सड़कें तो मौजूद है, लेकिन यह वर्तमान समय के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेकार है। यानी बंगाल के शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत पीछे है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए सामान का तेज आवागमन बहुत जरूरी है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार के पास इतना रेवेन्यू मौजूद नहीं है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा रिफॉर्म कर सके।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल के लैंड रिफॉर्म बिल के कारण यह बताना मुश्किल हो गया है कि कौन सी जमीन खेती के लिए बची है और कौन सी जमीन उद्योग के लिए बची है, क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों के हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट बंगाल के इन जमीनी विवाद के कारण बंद रहते हैं। जैसे रतन टाटा को जब सरकार ने नैनो कार बनाने का उद्योग पश्चिम बंगाल के चिंगोर जिले के 1000 एकड़ में लगाने के लिए जमीन अलॉट की, तो किसानों और बहुत से एनजीओ ने इसका विरोध किया। साथ ही ममता बनर्जी भी इस आंदोलन का हिस्सा बनी, जिसके बाद टाटा इंडस्ट्री ने अपना उद्योग पश्चिम बंगाल से हटाकर गुजरात में शिफ्ट कर दिया, जिससे पश्चिम बंगाल को हजारों करोड़ के रेवेन्यू घाटा होने के साथ साथ लाखों नौकरियों का भी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, इस प्लांट के कारण टाटा इंडस्ट्री को 1500 करोड़ का घाटा हुआ, जिसके बाद से पश्चिम बंगाल में अब तक किसी भी कंपनी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। और साल 2011 में इसी आंदोलन के कारण बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन गई, यानी 34 सालों के बाद सीपीआईएम की सरकार गिरी थी। खैर, तो इस आंदोलन के कारण यह सिद्ध हो गया कि बंगाल के लोग भी बड़े इंडस्ट्री लगाने के पक्ष में नहीं है और वे छोटी छोटी जमीनों पर खेती करके ही खुश है। लेकिन इससे पश्चिम बंगाल का इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना के बराबर रह गया है। फिर राज्य सरकार भी किसानों की सुरक्षा के लिए बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई भी लैंड रिफॉर्म बिल नहीं ला रही है, जिससे धीरे धीरे पश्चिम बंगाल की इंडस्ट्री ग्रोथ गिर रही है। दूसरी ओर बंगाल की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सामने रोजगार जो है उनमें से भी कम होते जा रहे हैं। और ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद भी साल 2011-12 और साल 2017-18 में जहां पूरे देश की ग्रोथ रेट 7.1% थी, वहां पश्चिम बंगाल की ग्रोथ रेट मात्र 5% ही थी। इसके अलावा साल 1980 में पश्चिम बंगाल का भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12% का योगदान था, जो 2011 में मात्र 4% रह गया। लेकिन आज के समय में पश्चिम बंगाल के लोगों का इंडस्ट्री के विरुद्ध माइंडसेट पश्चिम बंगाल को और भी पीछे लेकर जा रहा है और पश्चिम बंगाल के लोगों को आज भी छोटे मोटे रोजगार और मजदूरी करके ही काम चलाना पड़ रहा है। फिर भारत के दूसरे राज्य बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाकर अपने लोगों की तरक्की देख रहे हैं, लेकिन अपने इंडस्ट्री विरुद्ध माइंडसेट के कारण पश्चिम बंगाल के जीएसडीपी में कृषि का योगदान आज भी 12% है। यानी पश्चिम बंगाल के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का बड़ा योगदान होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल कृषि में भी बहुत पीछे है। साल 2017-18 में पश्चिम बंगाल की प्राथमिक फसल चावल की पैदावार 2926 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो वैश्विक औसत उपज 4250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बहुत कम है। तो खेती में भी पश्चिम बंगाल काफी पीछे रह गया है। तो इन सब के कारण पश्चिम बंगाल अपनी अर्थव्यवस्था में डाउनफॉल देख रहा है, क्योंकि इस राज्य ने एक एंटी इंडस्ट्रियल माइंडसेट बना लिया है और बिना इंडस्ट्री के विकास से पश्चिम बंगाल को इस गरीबी से कोई भी नहीं निकाल सकता। और ऊपर से पश्चिम बंगाल में ऐसी कोई भी वेलफेयर स्कीम या इंडस्ट्रियल रिफॉर्म बिल नहीं है जो पश्चिम बंगाल को आगे लेकर जाए। यानी पश्चिम बंगाल के लोगों का माइंडसेट ही उन्हें भारत में एक विकसित राज्य में बदल सकता है, अन्यथा पश्चिम बंगाल मात्र गरीब राज्य बनकर रह जाएगा। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।